Assalamualaikum. In this video, we are going to discuss it's October-November 2022 P11 of your O-level maths course code is 4024. So let's start. The temperature was -2. The temperature decreased by 8 degrees centigrade. Find the temperature after this change. So it's a very simple कि हमारे पास टेम्परेचर था -2 और वो टेम्परेचर मज़ीद डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हुआ तो -8 आ जाएगा, ठीक है, एंड दैट विल सम अप टू -10. ये आपका आंसर. On another day, the temperature increased from -5 to 3. Work out the increase in temperature. अब क्या हुआ, एक दिन टेम्परेचर था -5 और -5 से वो पहुंच गया +3. इसका मतलब ये हुआ ना कि -5 में आप ऐसा क्या नंबर ऐड करोगे आंसर आ जाए 3. तो वो जो नंबर आप ऐड करोगे दैट विल बी 8. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 और पहले का आंसर था हमारे पास -10. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. फाइंड 45% ऑफ 120. 45% का मतलब 45 डिवाइडेड बाय 100. 1.20 का मतलब क्या हुआ, 120 डिवाइडेड बाय 100. ऑलराइट, सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया. 2 6 आर 12 एंड 2 50s आर 100. 5 10s आर 50 एंड 5 9s आर 45. ठीक है, 2 5s आर 10 एंड 2 3s आर 6. अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, so that will sum up to 9 3s are 27 divided by 50. हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, हम 27 को स्टार्ट करते हैं 5 से डिवाइड करना. 5 नॉट 3, 5 4 5 5s are 25. 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0. सो 5 4s are 20. तो अगर 27 डिवाइड हो जाए 5 से, लिख के बता रहा हूँ, अगर 27 डिवाइडेड बाय 5 से हो जाए तो आंसर आएगा 5.4. लेकिन ये तो 50 था, इसका मतलब है ये 10 से डिवाइड करना बाकी है. सो दैट विल बी 0.54. ये आपके पास आंसर आ गया. राइट, नेक्स्ट वन. राइट दिस फ्रैक्शन इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. सबसे छोटा कौन सा होगा, कैसे पता लगेगा. सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा. राइट, तो 12 5 30 एंड 15, इन सब का डिनोमिनेटर 60 पे जा सकता है. अब 60 पे जाने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से. जब आपने सिंप्लीफाई किया, 11 5s आर 55 डिवाइडेड बाई 60. 4 12s आर 48 डिवाइडेड बाई 60. 27 2s आर 54 डिवाइडेड बाई 60 एंड 13 4s आर 4 3s आर 12 4 1s आर 4 5 52 डिवाइडेड बाई 60. अब ये देखना है कि सबसे बड़ा और छोटा नंबर कौन सा है. सबसे छोटा आ गया ये वाला, तो पहला हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाई 5. उसके बाद हमारे पास आ रहा है 52, दैट विल बी 13 डिवाइडेड बाई 15. फिर हमारे पास आएगा 11 डिवाइडेड बाई 12 एंड लास्ट नहीं, पहले आएगा हमारे पास 27 डिवाइडेड बाई 30 54 है, और लास्टली हमारे पास आएगा 11 डिवाइडेड बाई 12. ये आपका आंसर है. नेक्स्ट वन. डायग्राम shows the position of two ships A and B. On the diagram 1 centimeter represents 30 मीटर. ऑल राइट, अब ये आपको स्केल ड्राइंग दे दी. अब इसका आंसर मेरा एक्यूरेट नहीं आएगा क्योंकि आपने इसकी लेंथ को मेजर करना होगा स्केल से. ठीक है, अब करना क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. लेट सपोज, मान लीजिए आपने स्केल से मेजर किया और आपके पास ए बी की लेंथ आ रही है 8 सेंटीमीटर. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना. ये टोटल काम मेरा एग्जाम्पल पे जाएगा क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है. अब हम ये कहेंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 30 मीटर्स को, तो हमारे पास जो लेंथ आ रही है 8 सेंटीमीटर. ठीक है ना, ये लेंथ आपकी कुछ भी हो सकती है जो आप यहाँ पर मेजर करोगे, इसको स्केल से मेजर करोगे, जो लेंथ आएगी वो यहाँ वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा. तो 8 सेंटीमीटर पे क्या होगा. अब आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 30, दैट विल बी 240. ये आंसर मेरे हिसाब से आ रहा है. आपका आंसर ज़रूर चेंज आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक रफली वैल्यू ली है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर. क्या पता ये 8 ना हो, क्या पता कि 7 हो, 6.5 हो, कुछ भी हो, आपने यहाँ पर वो वैल्यू को प्लेस करना है. मेजर द बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A. B फ्रॉम A का मतलब क्या हुआ कि अब आपने दोबारा A से इसकी बेरिंग निकालनी है. ठीक है, तो पहले का हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको D से मेजर करना है ये एंगल
ये एंगल आपको मेजर करना है, लेट्स सपोज एंगल मैंने ए कह दिया, ठीक है। और बेरिंग के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपने एंगल मेजर किया होगा डी से आप कर दोगे 90 प्लस ए। अगेन वही वाली बात, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डी नहीं है, मैं इसको मेजर नहीं कर सकता, आपने मेजर करके 90 में इसको ऐड कर लेना है, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ थर्ड शिप इज पोजिशनड एट सी, सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 164 फ्रॉम ए एंड ऑन अ बेरिंग ऑफ 252 फ्रॉम बी, फाइंड एंड लेबल द पोजिशन ऑफ सी। ऑलराइट, अब सी कहाँ है, सी ए से 164 है। ए से 164 का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए से एक लाइन को ड्रॉ करूँ, आपने मेजर करना होगा, तो यहाँ पर कहीं एंगल आएगा 164, ये एंगल होना चाहिए आपका 164, ठीक है। तो मैं एक रफली काम कर रहा हूँ, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ आपको कि मैं ये सारा काम रफली कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डी और कंपास नहीं है। तो कैसे किया जाएगा, मैं मेथड बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला काम, आप अपनी लाइन को कर दें एक्सटेंड, ठीक है ना, और मैं ज़रा इसको रब भी कर दूं ताकि जगह हो जाए मेरे पास, ठीक है ना। ऑलराइट, सबसे पहला काम, आपने अपनी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है बेटा। अब आपने मेजर किया, कौन सा वाला एंगल मेजर करेंगे अब हम मेजर कर लेंगे एंगल, हमने ए तो निकाला हुआ था ना, नहीं हमें चाहिए सी का ना, 164। लेट सपोज मैं एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये मैंने ए से एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये जो एंगल हमारे पास है ना, दैट एंगल इज़ 164, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। एंड ऑन अ बेरिंग ऑफ 252 फ्रॉम बी, अब बी से आपने बनाना है 252, तो पहला काम आप बी पर एक नॉर्थ बनाओगे, ठीक है, लाइन शुड बी स्ट्रेट। बी पर आपने बनाया लाइन नॉर्थ। अब 252 कहाँ होगा, 252 यहाँ के लाई कर रहा होगा। अब 252 का एंगल निकालेंगे कैसे, सबसे पहले आप करेंगे 252 माइनस 180। इससे क्या होगा, इससे आपको एंगल प्लॉट करने में आसानी हो जाएगी। जब आपने इसको माइनस किया, दैट इज़ 72। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना डी इस तरह रखेंगे, ठीक है, और 72 एंगल आपके पास ये होना चाहिए, ये एंगल 72 होगा। जब ये 72 होगा तो आप इसको 180 में ऐड करोगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 252, ठीक है। तो मैंने अब बी से एक एंगल प्लॉट करना है, और वो एंगल यहाँ से होगा 52 पर, ठीक है बेटा। ये एंगल मेरा बन रहा होगा 52, और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट आके आपके मीट अप कर रहे होंगे, वो पॉइंट होगा आपका सी का, ये आपके सी की वर्किंग होगी, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल ये रफली आपको बताया है, क्योंकि मेरे पास डी और कंपास वगैरह नहीं है। क्या किया आपने, पहले आपने ए पे नॉर्थ बनाया और वहाँ से एंगल बनाया 164, ये आपको दिया हुआ था, और लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। फिर आपने बी से एंगल बनाया, कितना बनाना है, 152। कैसे बनाएंगे, 252 में से आपने 180 को माइनस किया, आपको मिला 50। आपने डी को ऐसे करके रखा, मेक श्योर कि ये पॉइंट आपका 0 होगा, और एंगल मार्क कर दिया आपने 52, ठीक है। और वहाँ पर आपने लाइन को एक्सटेंड कर दिया, जहाँ दोनों लाइन मीटअप होंगी ये आपका पॉइंट सी आ जाएगा। नेक्स्ट वन, राइट 306.248 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। भाई डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, अभी 3 नंबर है, तो ये आएगा 306.25, राउंड ऑफ कर दिया आपने, ठीक है ना, ये आपका आंसर। नेक्स्ट वन, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा जी, अब 2 सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ, अभी तो उसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपको सिर्फ 2 पे लेके जाना है इसको। तो 306 को अगर मैं राउंड ऑफ कर दूंगा, ये आएगा 310, ठीक है। तो इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, दैट इज 3 and 1, ये आंसर है। नेक्स्ट वन, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 9.37। अब इसको 1 सिग्निफिकेंट पे लेके जाना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ 1046 का क्यूब रूट नियरेस्ट होता है हमारे पास 1000, जो कि 10 बनता है। 10 का स्क्वायर 100 माइनस क्यूब रूट ऑफ 1000, इट्स 10, सो द आंसर इज 90। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है इस वाले पार्ट पर, क्योंकि 9.37 था, तो 9.37 10 पे नहीं जा पाएगा, 9.37 जाएगा हमारा 9 पर, क्योंकि 5 से छोटा नंबर हो गया। सो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, एंड 81 माइनस 10 इट इज़ इक्वल्स टू 71, ये आपका आंसर बनेगा। अगर मेरा नंबर यहाँ 9.5 से बड़ा हो जाता तो मैं 10 पे लेके जाता, क्योंकि 5 से छोटा है, इसलिए 9 पे राउंड ऑफ किया हमने इसको। नेक्स्ट वन, 7/8 माइनस 3/4।
एलसीएम लिया, एलसीएम इज 8, 7 अपनी जगह, 4 2s are 8, 2 3s are 6, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 8. ऑलराइट, ओह सॉरी ये वाला क्वेश्चन रह गया हमारा. राइट 4 4 4 4 एट द पावर ऑफ 4, तो 4 कितनी बार है हमारे पास 5, ये आंसर आ गया. नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 और इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5. सिंप्लीफाई 2 की पावर 4 टाइम्स x की पावर, पावर मल्टीप्लाई विथ पावर, 2 पावर 4 इज 16, x पावर 12. ये आपके तीनों के आंसर्स. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, वर्क आउट 1 whole 3 over 5, 5 ones are 5 plus 3, 8 upon 5 divided by 4 upon 7. अगर 8 upon 5 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 7 upon 4. सिंप्लीफाई किया, 4 ones are 4 2s are, इट इज़ 14 डिवाइडेड बाय 5. क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको आंसर देना है मिक्स फॉर्म में. अब इसको मिक्स फॉर्म में लेके जाएं आप, 14 5, 5 2s are 10, एलसीएम बचेगा आपके पास 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 whole 4 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, ये आंसर हो गया. नेक्स्ट वन, 3a स्क्वायर प्लस 12. फैक्टराइज का मतलब क्या है कि आप कॉमन ले सकते हैं. कॉमन क्या आएगा हमारे पास 3 है, बचेगा क्या हमारे पास a प्लस 4, ये आंसर है. नेक्स्ट, इन द डायग्राम शेड द रीजन a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b हमारे पास ये मिडल वाला पार्ट है, ये आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट वन, the Venn diagram shows the information about number of students who study English, Spanish and German. Find the number of students who study English and German but not Spanish. इंग्लिश हो, जर्मन हो लेकिन स्पेनिश ना हो, तो ऐसे मेरे पास कितने लोग हैं, ऐसे हमारे पास 5 लोग हैं. ठीक है, तो इसका स्ट्रेट आंसर आ जाएगा हमारे पास 5. नेक्स्ट वन, फाइंड n ऑफ G यूनियन S कॉम्प्लीमेंट. पहले बताएं G यूनियन S क्या होगा. ये होगा G यूनियन S, ऐसे ही है कि आपने G को और S को शेड कर दिया, यह है G यूनियन S. इसके अलावा क्या क्या रह गया, इसके अलावा 11 रह गया और इसके अलावा 4 रह गया. 11 + 4 15, तो n ऑफ G यूनियन S क्या आ जाएगा, सॉरी 11 था, 11 + 4 इज इक्वल्स टू 15. क्योंकि यहाँ पर n मेंशन्ड है तो आपको नंबर बताने हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 11 ऐसे लोग हैं और यहाँ पे हमारे पास 4 लोग हैं. टोटल मिला के 15 वो लोग हैं जो ना G में है ना S में है, जो आपसे पूछा गया था. ठीक है, नेक्स्ट वन, राइट द नंबर 3 2 0 एंड 6 zeros इन द सेनेट फॉर्म. डेसिमल कहाँ होता है हमारे पास, डेसिमल एंड पे होता है. कितने डेसिमल जम किए आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.2 × 10 to the power 8 आंसर. नेक्स्ट वन, इवैल्यूएट 2 multiplied by 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 4 multiplied by 10 to the power 9. सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1s are एंड 2 2s are, तो ये आ गया 1/2 multiplied by 10 to the power 9, ऊपर जाएगा तो -3 -9. 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 × 10 to the power -3 -9 -12. अभी ये सेनेट फॉर्म में नहीं है, डेसिमल आप एक आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 multiplied by 10 की पावर -12. जब एक दफ़ा डेसिमल आगे जाएगा तो आप एक -1 कर देंगे, सो दैट गिव्स यू 5 × 10 to the power -13. ये आपका आंसर है. राइट 120 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो आपने सिंपल 120 का एलसीएम लेना है. 120 को स्टार्ट किया 2 से, 2 60s are, 2 30s are, 2 15s are, 3 5s are एंड 5 1 are. ऑलराइट, ये आपका एलसीएम आ गया, तो लिखेंगे कैसे इसको. 2 कितनी बार आया, 2 आपके पास 3 बार आया, 3 एक बार आया और 5 एक बार आया, ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट वन, 315 is equals to 3 square into 5 into n. Use this information to find the smallest integer of n such that 315 is a square number. 315 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 और इंटू. अब मुझे यहाँ पर वो नंबर बताने जो इसको स्क्वायर नंबर बना दें. देखिए बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा, स्क्वायर नंबर का मतलब ये हुआ कि हर फैक्टर की पावर 2 का मल्टीपल हो. जैसे 3 की पावर 2 का मल्टीपल है, ओके. 5 की पावर 2 का मल्टीपल नहीं है, इसकी पावर 2 होनी चाहिए थी, तो इसकी पावर 2 बनाने के लिए मुझे एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 5 पावर 2
और जब पावर इवन नंबर हो जाएगी तो हमारे पास नंबर आ जाएगा स्क्वायर नंबर। तो ये इनका कनेक्शन है, ठीक है। इसी तरह मुझे एक 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये 7 और 7 मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी 7 स्क्वायर, पावर इवन नंबर आ गई, ये हो जाएगा स्क्वायर नंबर। तो पावर को 2 का मल्टीपल होना चाहिए फॉर स्क्वायर नंबर। तो जो आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है दैट इज़ बेसिकली द वैल्यू फॉर n। सो वी गॉट n इज इक्वल्स टू 35। ये आंसर है। नेक्स्ट वन, expand and simplify. Simple 3 2s are 6x plus 3 1s are 3 minus 2 4s are 8x minus 6 6x minus 8x minus 2x minus 3। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15। सिंप्लीफाई किया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये आपका आंसर। नेक्स्ट वन, nth term of a sequence is this, find the first three। फर्स्ट 3 का मतलब क्या होता है, जब n की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, जब n की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, और जब n की वैल्यू 3 है तो क्या होगा। आपने n की वैल्यू इसमें प्लेस करनी है, और लिखा है 3n स्क्वायर माइनस 1, 3n स्क्वायर माइनस 1, 3n स्क्वायर माइनस 1। n की जगह पहले प्लेस किया मैंने 1, फिर 2 एंड फिर 3। सिंप्लीफाई किया 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 से 12, 12 माइनस 1 11, 3 का स्क्वायर 9 0 27 minus 1 26। So the three terms are 2, 11 and 26। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, these are the first 5 terms of a different sequence 1 3 9 27 and 81। Find an expression in terms of n for the nth term of the sequence। अगर आप इन नंबर्स को देखो, ये सारे हमारे पास 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं 1 को कह सकता हूँ 3 की पावर 0, ये हो जाएगा 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर क्यूब, 3 पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ n क्या हो जाएगा, दैट इज़ वेरी सिंपल 3 टू द पावर n। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, हाँ नहीं, क्योंकि अगर मैं 3 की जगह 2 पुट करूँगा नहीं। अब क्या हो रहा है देखिए, अगर ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म पे नंबर क्या आ रहा है 0, सेकेंड टर्म पे आ रहा है 1, थर्ड टर्म पे आ रहा है 2, फोर्थ टर्म पे आ रहा है 3, फिफ्थ टर्म पे आया 4, तो एक नंबर कम है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1। ये आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट 14, BCD आर पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, AB इज अ टेंजेंट। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, टेंजेंट है तो कोई 90 बन सकता है। BD इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल स्ट्रेट लाइन CDX। फाइंड इन टर्म्स ऑफ x COB। सबसे पहले एंगल को मार्क करते हैं कि COB कौन सा एंगल है। तो COB मेरे पास ये एंगल है, देखें COB जिस लेंथ को फेस कर रहा है वो मेरे पास ये लेंथ है, ठीक है। इसी लेंथ को ये एंगल भी फेस कर रहा है, तो ये हमारे पास सर्कल की प्रॉपर्टी लगेगी कि जो एंगल सर्कमफेरेंस पे होता है उसका डबल यहाँ पर आएगा। तो हमारे पास जो सर्कमफेरेंस सर्कल एंगल है वो है x। तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो वी गॉट 2x। ये हमारे पास आंसर आया COB का। उसके बाद OAB को पहले मार्क करते हैं। OAB का मतलब ये हुआ कि आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास AB टेंजेंट दिया हुआ था उसने, ठीक है ना। AB आपको टेंजेंट दिया था, टेंजेंट और ये आपके पास है रेडियस। टेंजेंट और रेडियस जहाँ भी मिलते हैं वहाँ पर बनाते हैं 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब ये 90 मिल गया, ये एंगल आप निकाल चुके हैं, ये एंगल आप निकाल चुके हैं। ये एंगल कितना आया था हमारे पास, दैट वाज 2x। अब ये सिंपल सा एक ट्राइंगल बन चुका है, ये ट्राइंगल बन चुका है। हमें पता है सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज 90। तो हमारी वर्किंग क्या हो जाएगी, अब हमारी वर्किंग होगी 90 प्लस 2x प्लस एंगल OAB जो आपको चाहिए इक्वल्स टू 180। और अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। कहाँ चला गया, ये रहा। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें तो एंगल AOB चाहिए। एंगल OAB इज इक्वल्स टू 180 अपनी जगह, ये प्लस 90 वहाँ जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, प्लस 2x जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 90 माइनस 2x। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन CBO का मतलब है ये एंगल चाहिए, ठीक है। पहले मार्क कर देते हैं इसको कि भाई हमें ये एंगल चाहिए CBO। अब क्योंकि हमारे पास OC और OB रेडियस है तो ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भाई, ये दोनों लेंथ बराबर हैं। क्यों बराबर है, रेडियस की वजह से। रेडियस है और रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ ये एंगल y है तो y हो जाएगा। अब हमारे पास सम ऑफ एंगल क्या होता है इन अ ट्रायंगल, ये आएगा y प्लस 2x इक्वल्स टू 180।
ये हो जाएगा 2i प्लस 2x इक्वल्स टू 180, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, 2 को जाके डिवाइड कर दिया, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 90, हमें y को बनाना है सब्जेक्ट, तो y इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। ऑलराइट, ये हमारे पास एंगल आ गया CBO, ठीक है। CBO का मतलब ये हुआ, ये एंगल आ गया y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। ऑलराइट, तो आई होप ये क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं 15। ट्राइंगल ABC इज़ मैथमेटिकल सिमिलर। अब ये बता चुका है कि ये सिमिलर है। कैलकुलेट AC, जब आपके पास सिमिलर बता देना, सबसे पहले आप उसको लिखो। क्या कह रहा है ये, ABC इज़ सिमिलर टू DEC, सबसे पावरफुल स्टेटमेंट होती है। अब आप रेशियो बना दें बेटा, अगर यहाँ से AB आएगा वहाँ से DE आएगा, अगर यहाँ से BC आएगा वहाँ से EC आएगा, और अगर यहाँ से AC आएगा वहाँ से DC बनाएगा। दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट। अब आपने वैल्यूज़ को प्लेस करना है। AB कितना दिया हुआ है, AB इज़ 12, AB की जगह 12 आ गया। D कितना दिया है, D इज़ 3, BC कितना है 27, EC मुझे नहीं पता भाई, AC नहीं पता, एंड व्हाट अबाउट DC पता है आपको, DC इज़ 7। अब आप ऑब्जर्व करो कि ये पूरा फैक्टर पता है और ये पूरा फैक्टर पता है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, बीच वाले को हम छोड़ देंगे। तो ये आएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाई 7, 3 1s are 3, 4s are 7, 4s are 28 इक्वल्स टू AC। ये आपके पास AC का आंसर आ गया। गिवन दैट एरिया ऑफ ABC इज़ 160, कैलकुलेट द एरिया ऑफ DEC। ABC और DEC दोनों हमारे पास सिमिलर थे। हमको ये मालूम है कि जब दो शेप्स हमारे सिमिलर होते हैं, सो द वर्किंग फार्मूला इज़ एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इज इक्वल्स टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 एंड होल स्क्वायर। अब एरिया 1 मैं कह रहा हूँ ABC, दैट इज़ 160, एंड एरिया 2 इज़ DEC, एरिया ऑफ DEC। अब एरिया 1 में आपको लेंथ किसकी पता है, एरिया 1 किसका था हमारे पास, AB। तो AB और DE का हम रेशो बना चुके हैं, दैट इज़ 12/3। हम इसी को यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट। तो ये आएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, 3 1s are 3 4s are 4 का स्क्वायर 16, एंड 160 डिवाइडेड बाई एरिया, ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू एरिया, एंड एरिया इज इक्वल्स टू 10। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इनइक्वलिटीज़, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L। अगर आपको लाइन L का ग्रेडियंट चाहिए तो पहले आप उसके कोई कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर दो। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास 0,1, और इसको हम ले लेते हैं, दैट इज़ 1,3। दो कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपकी साइन में मिस्टेक कोई ना हो, 0,1 एंड 1,3। इसको आप बोलते हैं आप x1 y1, इसको आप कहते हैं x2 y2। फार्मूला अप्लाई करते हैं, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यू को प्लेस करते हैं, y2 इज़ वॉट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, सो 2/1 दैट विल बी 2। ये आ गया आपका ग्रेडियंट। द शेडेड रीजन ऑन द डायग्राम डिफाइंड बाय 3 इनइक्वलिटीज़, राइट डाउन द इनइक्वलिटीज़। पहले इक्वेशंस पर आते हैं। देखिए इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन कट कर रही है y एक्सिस को एट 0.5, तो इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसी तरह इस लाइन को देखें, ये कट कर रही है हमारी x एक्सिस को, कहाँ कट कर रही है, 1 के ऊपर, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x इक्वल्स टू 1। लाइन L की आपको इक्वेशन मालूम है नहीं। अब हम लाइन L की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे पहले, ठीक है। तो हमारा पहला काम है इक्वेशन ऑफ L। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। c क्या है, c तो वो पॉइंट है जहाँ पे लाइन कट करती है y को, और वो पॉइंट नज़र आ रहा है मुझे 1, तो c की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 1, x अपनी जगह, m हम निकाल चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में, दैट इज़ 2, तो आपके पास m की जगह आ गया 2, एंड दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन L। मैं यहाँ लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब हमने निकालनी है इनकी इनइक्वलिटी। स्टार्ट करते हैं y इक्वल्स टू 5 पर। आप यहाँ पर खड़े हो और आपने रीजन के अंदर आना है, ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। ऑब्वियसली कि आप नीचे जाओगे, जब नीचे जाओगे तो y की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, तो आंसर होगा कम होगी। तो मेरे पास y वाली जो इनइक्वलिटी आएगी, दैट इज़ y लेस देन इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास आ गई y की इनइक्वलिटी। ऐसा क्यों हुआ, फिर से बता रहा हूँ कि हम इस लाइन से नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए लेस देन हुआ। अब आप यहाँ खड़े हो, आप या तो लेफ़्ट जा सकते हो, आप या फिर राइट आ सकते हो। आपको तो शेडेड रीजन के अंदर आना है, इसका मतलब है कि आप राइट जाओगे। जब आप राइट जाओगे तो x की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी, तो ये आ रहेगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।
ठीक है। ये आपकी दूसरी बनेगी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड वाले में जब x और y दोनों होते हैं तो हमारा टारगेट y होता है। इसका मतलब ये हुआ या तो हम इस लाइन से ऊपर जाएंगे या हम इस लाइन से नीचे रहेंगे। क्योंकि हमको तो रीजन के अंदर जाना है तो हमें इस लाइन से ऊपर मूव करना होगा, और जब ऊपर मूव करेंगे y की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जो इसकी इनइक्वलिटी आएगी y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 की, ये हमारे पास आएगी y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x प्लस 1, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसकी वर्किंग वाला जो पार्ट है वो मैं ये भी पेश कर रहा हूँ। ये इसकी वर्किंग हमने की थी जो यहीं पर आ गई है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट डायग्राम शोज अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ सेम जर्नी, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम ऑलरेडी आपको सेकेंड्स में दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है राइज अपॉन रन। ये राइज कितना है हमारे पास, दैट इज़ 20। रन कितना है हमारे पास, इट्स 120। आपको आंसर किस में देना है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में देना है, तो हम 120 को ही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो राइज वाला पार्ट है दैट इज़ 20 एंड रन इज़ 120। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो वी गॉट 1/6, दैट इज़ योर आंसर। डेसिमल में लेकर आने की इसको कोई ख़ास नीड नहीं है। ठीक है, दोबारा सुन लें, एक्सेलरेशन कैसे आती है, राइज कितना है हमारे पास, राइज इज़ 20 एंड रन कितना है हमारे पास, रन इज़ 120। डिवाइड किया, आगे एक्सेलरेशन। कैलकुलेट सेम एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आते हैं वर्किंग फार्मूला के ऊपर। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आपको काइनेमेटिक्स में अच्छी तरह याद होना चाहिए कि डिस्टेंस का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, ये होता है हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप शेप को आइडेंटिफाई करो, अब कोई बोले कि मैं इसको ट्राइंगल लूँ फिर रेक्टेंगल लूँ और फिर ट्राइंगल लूँ, कर सकते हो आप ऐसा। कोई कह दे नहीं यार हम इस पूरे को ट्रेपीजियम ले लेते हैं, वो भी कर सकते हो। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, टोटली चॉइस आपकी है। तो अगर हम ट्रेपीजियम की तरफ जाते हैं तो हमारे पास ये लेंथ कितनी आ रही है, इसकी लेंथ निकालते हैं हम। यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास 480, यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास 120। तो ये हो जाएगा हमारे पास 480 माइनस 120, 480 120 380 360, ये आ गया हमारे पास लेंथ की वैल्यू। ठीक है, ये मैंने क्यों निकाली, हम अप्लाई कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स हाइट, ये आपका वर्किंग फार्मूला। ठीक है ना, तो पैरेलल साइड्स हैं आपके पास, एक साइड तो मैंने निकाली 360 और एक कितनी है हमारे पास 600। तो हमारे पास जो पैरेलल साइड्स आ रही हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2 600 प्लस 360, और हाइट कितनी है, हाइट वाई एक्सिस बता रहे हैं हमको, दैट इज़ 20। हाइट आ रही है हमारे पास 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1s are 2 एंड 2 10s are 20, तो ये तो आ गया ब्रैकेट में 10। इन दोनों को आप ऐड कर लें, 600 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 960। 960 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, सो यू विल गेट 9600। ये क्या आया, ये आया आपके पास डिस्टेंस, ये वाला पार्ट आ गया, टोटल डिस्टेंस इज 9600। अब आते हैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूला के ऊपर। सो स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है हमारे पास, इट्स 600। तो आपने इसको डिवाइड किया, 600 से 0 0 कैंसिल, यू गॉट 96/6। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 16, और ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, b इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ है, लिखने का तरीका b इज इक्वल्स टू KA स्क्वायर। ठीक है, व्हेन a इज़ 3 b इज़ 18, a इज़ 3 तो b की जगह 18, ये मैंने वैल्यू प्लग इन कर दी, सिंप्लीफाई किया, सो यू गॉट 18 इक्वल्स टू k टाइम्स 3 का स्क्वायर 9 एंड k इक्वल्स टू 18/9, 18/9, सो इट इज़ इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू k। जैसे ही आपके पास k का आंसर आ जाए, आपने उस आंसर को फ़ौरन इसी इक्वेशन में प्लेस करना है। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, b इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, जहाँ k थी वहाँ k की वैल्यू प्लेस कर दी मैंने। अब आपको ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इज़ 5, तो अब मैंने a की जगह प्लेस करना है सिंपल 5 की वैल्यू। ये कहाँ से आई, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, मैंने यहाँ प्लेस कर दी। 5 का स्क्वायर 25, 25 2s are 50, सो द वैल्यू फॉर b इज़ 50, आंसर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन,
ABD is an equilateral triangle, that is the important keyword. Equilateral triangle है, all sides and angle are equal. C lies on BD says that AC is perpendicular to AB, DB sorry, आपको नज़र भी आ रहा है. Show that triangle ADC is congruent to triangle ABC. अच्छा जी, कॉन्ग्रेंसी आपको प्रूफ करनी है और आपको हर आंसर का रीज़न भी देना है, ठीक है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ने क्या बताया कि ये साइड और ये साइड जो पूरी है BD ये इक्वल है, ठीक है. हमने जो ट्रायंगल लेने हैं उन ट्रायंगल को पहले मैं कलर कर देता हूँ ताकि आइडेंटिफाई करना आसान हो. एक ट्रायंगल हमारे पास है ADC, AD एंड C, ये एक ट्रायंगल है. और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है ABC, ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है. अब आपको नोट किया होगा आपने इन दोनों में AC की लेंथ कॉमन आ रही है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को. अब हम लिखेंगे क्या, दैट AC इज इक्वल्स टू AC एंड द रीजन इज व्हाट, इट्स अ कॉमन लेंथ और यू कैन से कॉमन साइड. ये पहली चीज़ हो गई. दूसरी बात हम कहेंगे दैट AD इज इक्वल्स टू BD, AD इज इक्वल्स टू BD. इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रीज़न होगा इसका, ऑल साइड्स आर इक्वल. तीसरी बात, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ऑल एंगल्स आर 60. तो अब मैं क्या लिखूँगा इसको, एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 60. रीज़न क्या है, अगेन वही रीज़न है कि आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है. अब आपका फाइनल आंसर, अब आप कहोगे क्या, जो आपको ये स्टेटमेंट लिखी होती है ना, ये आपने वापस लिखनी है. अब आप लिखोगे ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC विद अ प्रॉपर्टी. आपने क्या लिया, साइड एंगल, तो आपने क्या लिया, आपने लिया साइड एंगल साइड. इससे आपने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं. ये कंप्लीट लिखने के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. आपके पास फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी है, मास है एंड यू नीड टू कंप्लीट द हिस्टोग्राम. जब सवाल हिस्टोग्राम का आएगा आपने क्लास फिट को ऑब्जर्व करना है. डिफरेंस कितना है 5, डिफरेंस कितना है 10. जब क्लास फिट चेंज हो जाती है फ़ौरन पहुंचेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ऊपर. और अगर आपको याद नहीं बता दूं दैट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास फिट. अब हमको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, सबकी निकालनी है. सबसे पहले क्लास फिट मार्क कर लेते हैं. क्लास फिट का मतलब क्या होता है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस. तो 5 - 0 इट्स 5, 15 - 5 इट्स 10, 20 - 15 इट्स 5, 30 - 20 इट्स 10, 50 - 30 इट्स 20. अब आपने क्या करना है, इन दो नंबर्स को आपने डिवाइड करना है. इन दो को लिख के भी दिखा रहा हूँ. फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ 1, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ 2, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, अभी देखते हैं इसके बारे में, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ 4, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ 1. अब आप नोट करो कि आपका जो ग्राफ है ना इनकम्प्लीट, वो यहाँ से है. इसका मतलब है ये वैल्यू बाद में निकालने को बोलेगा ही, पहले हम इस पर काम कर लेते हैं, ठीक है. तो अच्छा, पहले से बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. चलें जी, अब ए निकालने की बात करते हैं. ए निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ. अब आप ये देखो कि ए लाई कहाँ कर रहा है, ए लाई कर रहा है 15 से लेके 20, 15 से लेके 20 तक की आप देखें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. ये पॉइंट मेरा 15 है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा 15 है. 15 से 20 में जो क्लास आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है इट्स 6. तो FD की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, ये आई ग्राफ से. इस वक्त फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज़ A जो कि अननोन है, एंड द क्लास विड्थ हम निकाल चुके हैं. क्लास विड्थ इज़ 5, क्लास विड्थ की जगह आ गया 5. सो यू गॉट द वैल्यू फॉर A, 5 6 आर 30, ठीक है. ये आपके पास आ गई A की वैल्यू 30. नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीट द हिस्टोग्राम. अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको और इसको प्लॉट करना है. तो 20 से लेके 30 तक की वैल्यू क्या है 4, 20 से लेके 30 पर आएगा 4, 20 से लेके 30 ये बनेगा मेरे पास 4, ऐसे बन जाएगा, ठीक है. और उसके बाद 30 से लेके 50 तक आएगा 1, 30 से 50 तक आ रहा है 1, तो ये मेरे पास ऐसे बन जाएगी. ये आपका हिस्टोग्राम हो गया कंप्लीट. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, इट्स मैट्रिसेस. तो आपको बी निकालना है. वी हैव A + 2B = 1 10 5 12. तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ. ये आपको दिया है 1 10 5 12 इज इक्वल्स टू 2B प्लस A क्या है,
ए इज़ 3 माइनस 4 1 2, ऐसा ही है। अब एक काम ही करेंगे, 2b को हम यहीं रखेंगे अपनी जगह पर। जितना सिंपल हम अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं, 1 10 5 12, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। -3 -4 1 एंड 2, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे भाई, 1 -3, 1 -3 क्या हो जाएगा, -2। नेक्स्ट 5 -1, 5 -1 4। नेक्स्ट 10 -4, तो 10 + 4 हो जाएगा हमारे पास 14। लास्टली 12 -2, 12 - 2 आ जाएगा आपके पास 10, ऑलराइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2b। अब फाइनल काम क्या रह गया हमारे पास कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड करेंगे, लेकिन सबसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो b का आंसर हमारे पास आएगा, अब पहला -2 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी -1। 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 2, सॉरी दैट विल बी 2। 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 7, एंड 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 5। ये आया आपके पास पहले का आंसर। नेक्स्ट वन, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको दो बातें बतानी चाहिए, एक ए का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ए के डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डी माइनस बी सी। अगर हम ए को देखें तो ए का हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। तो ए डी का मतलब क्या हुआ, 3 × 2, ए इसका 3 है, डी इसका 2 है, माइनस व्हाट इज बी, बी इज़ 1, b is 1 and what is c, c is -4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 6 + 4 दैट विल बी 10। ये तो आ गया मेरे पास a का डिटर्मिनेंट, मतलब मेरा डिनोमिनेटर आ गया। अब आते हैं हम एडजॉइंट के ऊपर। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट का मतलब कि आप a और d की पोजीशन स्वैप करोगे और b और c का साइन चेंज करोगे। इसका मतलब मैं ये लिख रहा हूँ उसको, अगर मैं a और d की पोजीशन स्वैप करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बी और सी का साइन चेंज, ये -1 हुआ और ये 4 हुआ। इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसको उठा के मैं एडजॉइंट की जगह ले आता हूँ। अब हमारे पास वर्किंग फार्मूला के हिसाब से एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आप निकाल सकते हो ए का इन्वर्स, दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या निकाला था, 2 4 -1 3, डिवाइड किससे हो रहा था, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या था 1/10। ये आपका आंसर है। अब आप इस 10 को बाहर रखो या सबसे डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई सजेस्ट कि इसको बाहर ही रखा करो आप, ठीक है। आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, 22, x² - 6x - 7 को आपने इस फॉर्म में लेके जाना है। बहुत ही सिंपल सी बात है, x² - 6x - 7 इक्वल्स टू, इस पर एक्सपेंड करें आइडेंटिटी, a² + 2ab + b², ठीक है, और प्लस b बाहर वाला अपनी जगह। a क्या है मेरे पास, x है, और b मेरे पास a है। ये आपने एक्सपेंड कर दिया, ये आ जाएगा x² + 2ax + a² + b, और लेफ्ट साइड है x² - 6x - 7। अब जो मेथड मैं इसमें करवाता हूँ दैट इज़ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। काफ़ी आसान मेथड है, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे इसको स्टार्ट, ऑलराइट। तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या होगा, या तो स्क्वायर के साथ होगा, या x के साथ होगा, या फिर कांस्टेंट होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 1 है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई 1 = 1। अगर यही काम x पे किया जाए तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है हमारे पास -6। राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है x के साथ, इट्स 2 है। तो आपने इन दोनों को इक्वेट किया और इस तरह आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज -3। ईजी। कांस्टेंट कौन है, जहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, इट्स -7। और राइट साइड पर कांस्टेंट क्या होगा मेरे पास, इट्स a² + b। अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू तो मिल चुकी है, तो ये आएगा a² + b, a की जगह आया -3, -7 = -3 का स्क्वायर, 9 + b, +9 हमारा क्या हो जाएगा, -9। तो ये आया -7 - 9 = b, -7 - 9 इट विल बी -16 = b, और ये बन गया आपका आंसर। नेक्स्ट वन, hence solve the equation x² - 6x - 7 = 0। x² - 6x - 7 = 0। देखें, पहला कीवर्ड यहाँ पर आप रीड किया करें, hence। hence का मतलब ये होता है कि जो आंसर हम प्रीवियस पार्ट में निकाल चुके हैं वो हमारा यूज होगा। कैसे, आप इक्वेशन देखो तो इक्वेशन आपकी सेम है, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी,
तो पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि हमें क्या दिया हुआ था कि ये इक्वेशन, एक मिनट रुकिएगा, हमें ये दिया था कि ये इक्वेशन हमारे पास बराबर है x प्लस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, ये हमें बराबर दी हुई थी और हमने वैल्यू निकाली a की, तो वो हमारे पास आई -3 और ये आ गया b इज़ -16, ठीक है। अब ये हमारे पास बराबर है, ये हमारे पास बराबर है इसके, मतलब ये दोनों हमारे पास बराबर है बेटा, सही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको कहा है कि सॉल्व करो इसको, या तो मैं इसकी जगह इसको लिखूं तब भी बात बराबर है। तो ये हो जाएगा x - 3 होल स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0। कैसे आया? इस पूरे की जगह मैंने इसको प्लेस कर दिया और इक्वल टू 0 अपनी जगह। ये -4 राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। x - 3 होल स्क्वायर, सॉरी -16 में रह के +16 हो जाएगा। आपको स्क्वायर को ख़त्म करना है, यू नीड टू अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स। इससे फ़ायदा क्या हुआ? x - 3 इक्वल्स टू 4, ऐसा ही है? नहीं, ये होगा आपके पास +-4। अब एक बार आप +4 लोगे तो x - 3 इक्वल्स टू 4 और एक बार आप लोगे -4, तो एक आंसर बेटा आपके पास आ जाएगा 4 + 3 7 और एक आ जाएगा -4 + 3 इज़ -1। सो द आंसर्स आर 7 एंड -1। ये आपके आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज गिवन। The question says a solid cone has a radius of y. The slant height of the cone is 25% larger than the radius of the cone. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे 25% लार्जर को पहले आप रीड करना सीखो। देखो बेटा, हम ये बात एवरीडे में ऐसे पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ ओरिजिनल होती है अपनी 100% में। अगर वो 25% ज़्यादा है मतलब आप करोगे 25% एक्स्ट्रा, दैट विल बी 125%, जो कि बराबर होता है 1.25। ये है पहले काम की बात, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये डेटा आपको दिया कोन का, तो मैं लिख रहा हूँ भाई मेरे पास कोन के बारे में डेटा क्या दिया हुआ है। कोन का जो रेडियस है मेरे पास वो y है और कोन की जो स्लांट हाइट है वो है 1.25 ऑफ रेडियस y है। दूसरा शेप मुझे दिया हुआ है यहाँ पर स्फेयर। स्फेयर का मेरे पास क्या दिया है भाई? स्फेयर का रेडियस r है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू r। अब कंडीशन पर आते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, लिखता हूँ पहले मैं इसको, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। स्फेयर का फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया का? 4πr²। कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये आएगा πrl + πr²। ये आ गया वर्किंग फार्मूला। आपके पास कोन का रेडियस y है और स्लांट हाइट कितनी है? 1.25 ऑफ y प्लस πy², और लेफ्ट पे क्या लिखा है आपके पास? 4πr²। अब देखें आपकी इक्वेशन r और y की टर्म में आ गई, जो आपको प्रूफ करना है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है बेटा। पहला स्टेप क्या किया? पाई और पाई हो गया कैंसिल, ये बच गया मेरे पास 4r² इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो दैट विल बी 1.25y² प्लस y²। इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 4r² इक्वल्स टू 1.25 + 1 2.25y², ठीक है। मुझे सब्जेक्ट किसको बनाना है? y को बनाना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4r²। क्योंकि हमारे पास p1 है तो हम डेसिमल को किस तरह सॉल्व करेंगे? ये लिखा हुआ है 225 डिवाइडेड बाय 100y², ऐसा ही है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 100 डिवाइडेड बाय 225 r² इक्वल्स टू y²। सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट करें। 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 20s are, ठीक है। 5 9s are 45, 5 4s are 20, ठीक है। बन गया आपके पास 16/9, ठीक है। तो y² इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 9। वी नीड टू अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3r। अच्छा, ये 16/9 में r² भी तो होगा, r², ठीक है। तो ये आपके पास आ गया y इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स r। देखें, आपको यही प्रूफ करने को कहा था, यही प्रूफ करने को कहा था, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन टर्म्स ऑफ r, गिव योर आंसर एज सिंपल एज पॉसिबल। अच्छा जी, आपको क्या निकालने को बोला? वॉल्यूम ऑफ कोन। बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr² h।
अब यहाँ पर जो आपके पास हाइट है दैट इज़ परपेंडिकुलर हाइट। अगर हम एक कोन को ड्रॉ कर लें, हम एक कोन को ड्रॉ करते हैं, उनके में हाइट निकालनी पड़ेगी ना। अभी ये हमारे पास एक कोन है, इस कोन में हमारे पास ये स्लांट हाइट है और ये हमारे पास रेडियस है, एंड रेडियस इज गिवन दैट इज इक्वल्स टू वाई, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमें हाइट निकालें। हाइट निकालने के लिए वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस। सो लेंथ स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। लेंथ के बारे में क्या कहा था भाई, लेंथ इज 1.25 ऑफ वाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.25 ऑफ वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ऑलराइट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे बेटा, वही वाला काम, 125 डिवाइडेड बाई 100, पहले मैंने डेसिमल को ख़त्म किया, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद 5। सो 5 4s are 20 एंड 5 5s are 25, 5 20s are, 5 9s are, 5 4s are, तो ये आ जाएगा 9/4। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 81, 4 का स्क्वायर 16। ये हमारा सॉल्व हो गया, वाई स्क्वायर अपनी जगह माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर लेना है इसका एलसीएम, एलसीएम इज 16, 81 वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब आप सिंपली इन दोनों को माइनस कर लें भाई, 81 माइनस 16 इट इज़ इक्वल्स टू 65, 65 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 16 विद द रूट y इज इक्वल्स टू h। ये आ गई मेरे पास हाइट ऑफ द कोन। अब इसको अप्लाई करते हैं फॉर्मूले में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या आया था हमारे पास, इट 65/16 टाइम्स वाई। रेडियस क्या था, रेडियस तो आपको शुरू से ही दिया हुआ है कि ये वाई है। सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 पाई वाई क्यूब अंडर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाई 16। ऑल राइट, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, आई गेस कि कोई मिस्टेक हमारी कैंसिलेशन में यहाँ पर हुई है। 125 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ कुछ मसला मुझे लग रहा है, दैट इज़ इक्वल्स टू 5 4s are, एक मिनट, ये मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। मैं इस पार्ट को दोबारा कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले पार्ट को जहाँ पर हमने कैंसिलेशन की है। ठीक है, देखते हैं। अभी ये था हमारे पास 125 डिवाइडेड बाय 100 ना, तो 5 2s are 10 एंड 25, 5 5s are 25, 5, अच्छा मैंने पहले 45 कर दिया था, ये गलती हो गई थी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 4। अब इससे हमारा चेंज क्या बनेगा भाई, इससे हमारा चेंज क्या बनेगा मैं अभी बताता हूँ इसको, 5/4 y का होल स्क्वायर। इससे हमारा ये वाला पार्ट चेंज होना शुरू होगा और मैं इसको पूरे को रबी कर रहा हूँ। तो 5/4 का स्क्वायर हमने किया तो ये आएगा 25 डिवाइडेड बाई 16, और अब हम लेंगे बेटा यहाँ पर एलसीएम, ये आएगा 25y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 25 माइनस 16 9y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, तो एच आ जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स y। तो ये स्टेप हमारा हुआ यहाँ पर गलत, इसको मैं मिटा ही रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, और इसकी जगह हमारा ये वाला स्टेप आ जाएगा, ये हुआ हमारे पास, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब सिंपल वही काम करेंगे, सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पर। अब हाइट कितना आया मेरे पास 3/4y, तो इसकी जगह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4y। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा इसको अब यहाँ पर, दैट इज़ इक्वल्स टू 3 अपॉन, अच्छा 3 तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना हमारे पास, कैसे, ये 3 और 3 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया पाई वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 4। ऑलराइट, अच्छा अब ये कह रहा है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, आर की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे आंसर में भी आर नहीं आ रहा, हमारे आंसर में आ रहा है वाई। अब मुझे अपने क्वेश्चन को लेकर आना है आर की फॉर्म में। कैसे लेकर आ सकते हैं भाई आर की फॉर्म में हम लोग, हमें ये रिलेशन पता है कि वाई बराबर है 4/3 आर के। तो अब आपने सिंपल कुछ नहीं करना, अब आपने वैल्यू प्लेस करनी है। ये लिखा था पाई/4 आर वाई क्यूब, और y बराबर है किसके मेरे पास 4/3 आर के, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिंपल 4/3 आर, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा मेरे पास पाई/4,
4 का क्यूब इज़ 64, 3 का क्यूब इज़ 27, r का क्यूब इज़ r, 4 1s r, 4 16s r, तो ये आ जाएगा 16r क्यूब पाई डिवाइडेड बाय 27। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी और यहाँ पर जो हमारी करेक्शन है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर में आपको हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ट्राई टू ड्रॉप मी अ मैसेज हियर और आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। उम्मीद है कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई मसला हो कि और पेपर सॉल्व करवाना चाह रहे हो आप मुझसे, तो आप मुझे ड्रॉप भी कर दीजिएगा मैसेज, मैं वो वाला पेपर सॉल्व कर दूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।